अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। बाकायदा आगाज़ करते हैं आज कोरोना की सूरत हाल में। और कोरोना में मजमूई तौर पर जो तादाद पाकिस्तान में हो चुकी है वो 2,34,509 तक पहुँच चुकी है। और जो जाँ बहक अफराद हैं कोरोना की वजह से 4,839 हो चुके हैं। तो 24 घंटों के दौरान बताया गया कि 24,577 टेस्ट किए गए हैं। साथ ही साथ 24 घंटों में 2,691 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। और ये केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं उसके मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में जो तादाद आ रही है वो गाहे बगाहे हम आपको बताते जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि गुज़श्ता रोज़ की निस्बत आज केसेस कम रिपोर्ट हुए हैं और जो टेस्ट हुए हैं वो भी ज़्यादा हुए हैं। अल्लाह करे ये हमारे जो स्टैट्स हैं जो हमें कुछ आदाद शुमार तनासुब समझाते हैं उसके मुताबिक कोरोना वायरस का जो ज़ोर है वो कम हो रहा हो। लेकिन जिस मौजू की तरफ हम आज आ रहे हैं वो इंतहाई भयानक भी है और उसका ख़तरा शदीद तरीन है। ईद उल फितर के मौके पर हमने अच्छी खासी गलतियाँ की और उस गलतियों को एडमिट भी किया जाता है और हुकूमत ये एतमाद करती है कि किसी न किसी तरीके से शहरी SOPs पर अमल दरामद करे। उसका खमियाजा हमें इन लाखों की तादाद में मरीज़ों की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। और अब ईद कुर्बान सरपरान पहुंची है। इसी महीने के आखिर में ईद कुर्बान होगी और तकरीबन 5 से 7 दिन 10 दिन पहले यानी 15, 16 या 20 तारीख से जानवरों की जो ख़रीदारी है कुर्बानी के जानवरों की वो शुरू हो जानी है। किसी भी तौर पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो ये महसूस होता है कि शायद हम इस बार कोरोना से फिर नहीं बच पाएंगे और लाखों की तादाद में फिर हम आने वाली जो अगस्त 15 होगी या अगस्त 20 होगी उसके करीब फिर हम इसका इंक्रीज़ देख रहे होंगे। अल्लाह ना करे कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो, क्योंकि ऐसा पाकिस्तानी माशरे में देखने में आया है कि कभी भी SOPs पर उस तरह से अमल दरामद नहीं होता जब तक कि जोर ना लगाया जाए। और अगर आप किसी तरीके से SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए पूरी तगोदो लगा भी लें तो जो क्राउड इकट्ठा होना है जानवरों का और उसके अंदर जो इंसानों ने जाके उसकी ख़रीदारी करनी है उमूमी तौर पर बहुत रश होता है। मैं खुद बकर मंडी से रिपोर्टिंग करता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा जो रश होता है उस रश से कैसे बच पाएंगे। फिर एक और सवाल उठता है कि अगर मैंने ग्लव्स पहन लिए, अगर मैंने कोई ऐसी कपड़े पहन लिए कि मैं घर जाके उसको चेंज कर लूँगा या मैं शावर ले लूँगा, सैनिटाइज़ कर लूँगा खुद को, मास्क पहन के चला जाता हूँ, मैं कैप पहन के चला जाता हूँ और मैं कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ कि बच जाऊँ, लेकिन जो जानवर घर में आएगा उसके भी पॉसिबिलिटी है कि उसके साथ भी कोरोना वायरस अटैच हो सकता है किसी न किसी तौर पे। और फिर बच्चे भी उसको पकड़ते हैं। वो जो रस्सियाँ जिसके साथ हम इसको लेकर चलते हैं, बच्चे भी लेकर फिरते रहते हैं जानवरों को, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जो पूरी चेन है, हम आज ये गुफ्तगू करने वाले हैं कि जो इस ईद कुर्बान के ऊपर जो पूरी चेन बननी है वायरस की वो कैसे तोड़ी जाए, क्योंकि कोरोना वायरस तो इस वक्त मौजूद है, हर शहर के अंदर मौजूद है और उसकी जो चेन घर तक पहुंचनी है उसको कैसे तोड़ा जाए। तो उसके लिए बात करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अहमद बिलाल मेरे साथ मौजूद हैं, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजिस्ट, हमेशा हमारे लिए रहनुमाई के लिए दस्तयाब होते हैं। सर हम आपका बहुत मशकूर हैं, बल्कि आप कौम की रहनुमाई कर रहे हैं, अपना कीमती वक्त निकालते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। ये जिस ख़तरे की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, क्या ये रियल में एग्जिस्ट करता है सर? आप तो इस मामले को सारे को अच्छे तरीके से समझते हैं, इसके फैलाव का, इसके जो हालात बनते हैं कोरोना वायरस से उसको तो बहुत बारीक बीनी से समझते हैं। अब क्या ये ख़तरा जिसको मैं भांप रहा हूँ, क्या ये ख़तरा वाकई एग्जिस्ट करता है सर? थैंक यू मुर्तज़ा सर। डेफिनेटली ये बड़ा इम्पोर्टेंट इस टाइम पे इशू है, क्योंकि लास्ट ईद के ऊपर भी आपने छोटी ईद के ऊपर भी देखा कि हमने चूँकि लॉकडाउन खोला हुआ था तो उसकी वजह से आपके पास सडन इंक्रीज़ आया नंबर का। ईद गुजरने के बाद लोग मिले, बाहर निकले, आपस में घुले मिले और उसकी वजह से आपको इंक्रीज़ मिला बहुत ज़्यादा। अब ईद कुर्बान आ रही है। ईद कुर्बान पे डेफिनेटली जो अगर हम इसको जो SOPs हमने जो डिवाइस करनी है, इसको मंडियों में जानवरों में जो लोगों ने जाना है लेने के लिए, देखने के लिए, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते या इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, जैसे कि हमारा हिस्ट्री हमारा उठा के देख लें तो हमारी SOPs की इम्प्लीमेंटेशन की हिस्ट्री बहुत बुरी है विद इन पाकिस्तान। तो अगर हम वो नहीं करवा पाते तो हमें डेफिनेटली अगस्त के महीने में अप्रॉक्सीमेटली 15 अगस्त आपको फिर से एक राइज देखने को मिलेगा कोरोना के केसेस में। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मुर्तज़ा साहब जो मैं यहाँ पे हाईलाइट भी करना चाहता हूँ, वो ये है कि देखें अभी हमारा जो अगर ज़्यादातर जो बर्डन है डिजीज़ का
कोरोना का, वो आपको बड़े शहरों में मिलता है। ऐसे ही पंजाब में कोयटा का आपके पास फिगर आ जाता है, पेशावर का आ जाता है, पिंडी का, लाहौर का, कराची का, आपके बड़े शहर है। जब मंडियां लगती हैं तो मंडियों का एक चेन चलती है। छोटी मंडी है, जैसे एक राजनपुर में मंडी लगती है, वहां से जानवर खरीदे जाते हैं, वो जानवर लेके आए जाते हैं बड़े शहर में। साहिवाल से जानवर लेके आए जाते हैं बड़े शहर लाहौर में, यहाँ आके बिकते हैं, बड़ी मंडी में बिकते हैं। लोगों ने अपने प्रॉफिट के लिए करना होता है, उनका एक रोजगार है इसके साथ जुड़ा हुआ। लेकिन इसके बाद अगर हम इस SOPs को, मतलब ये मंडियां इसी तरह लगती रहें और SOPs ना फॉलो हो, तो ये लोग जो छोटे मंडियों से लेके जानवरों को यहाँ लेके आएंगे और यहाँ के बेच के वापस जाएंगे, तो ये बीमारी बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ जाएगी। छोटे शहर में हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है, वो टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है, वो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज नहीं है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमने इसको कैसे कंटेन करना है। ये काफी बड़ा खतरा है जो हमें, मतलब अगर ये मंडियां इसी तरह रहती हैं बगैर SOPs के काम करती हैं, तो हमें ये फेस करना पड़ेगा अगस्त। सर, डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं SOPs पर अमल दरामद की, हिफाजती इकदामात की। मैं अपनी नज़र के सामने एक मंडी लेकर आता हूँ, आप भी यकीनन मंडियों में गए होंगे कुर्बानी, ईद कुर्बान के लिए जानवर खरीदने के लिए। सर, कैसे SOP पर अमल दरामद होगा? जानवर को हाथ तो लगाना है, जानवर के पास भी जाना है, फिर 1 ने 2 ने 10 ने जाना है। वो SOP कौन से होंगे जिस पर अमल दरामद करवाना है, या ये बेसिकली मुमकिन ही नहीं है? देखिए मुर्तज़ा साहब, इसमें ना जो हमारी जिस तरह मंडी में, जिस तरह आप भी गए हैं, मैं भी गया हूँ, मंडी के अंदर SOPs जो भी बनवा लें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इम्प्लीमेंट करवाना। हमारी कौम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाती। हमने थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, मुख्तलिफ मैसेजेस, आप फ़ोन करें तो उसके ऊपर भी मैसेज कन्वे होता है कि जी ये ना करें, ये करें, कोरोना है, सारा कुछ है। लेकिन हमारी आवाम जो है वो उस चीज़ को अभी तक सीरियसली नहीं ले रही। तो हम मंडी के अंदर अगर ये सोचें कि हम SOPs बना देंगे और उसको इम्प्लीमेंट करा लेंगे, तो बहुत मुश्किल है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल में इसके लिए जो सबसे बेहतर जो करना चाहिए गवर्नमेंट को, इस दफ़ा ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि मंडियों के बजाय ये हमारा एक सिस्टम चलता है ऑनलाइन सेक्रीफाइस का, जो मेट्रो वाले भी करते हैं और दूसरे कारफोर और जीनत और हैं, वो इस तरह की इनको पैकेजेस दिए जाएं, फिक्स रेट किया जाए कि अवाम उधर जाने के बजाय वहाँ का रश का बर्डन कन्वर्ट कर दिया जाए टुवर्ड्स ये लेकिन सर, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मवेशी मंडियां तो लग रही हैं। ये तो हो नहीं सकता, ये तो फैसला हो गया कि मवेशी मंडियां तो लगनी है। तो यानी हम तय कर लें कि आने वाले दिनों में फिर ये बढ़ना ही बढ़ना है। क्योंकि मुझे समझ में, कोशिश कर रहा हूं समझने की कि SOP को कैसे अमल दरामद कराया जाए। पुलिस खड़ी कर दी जाए, इंतजामिया को खड़ा किया जाए, उनके हाथ में शावर दिए जाए, सैनिटाइजर दिए जाए, बार बार बकरों को नहला दिया जाए, क्या किया जाए? वो तो मिट्टी में रहना है उन्होंने, और वो बार बार लोगों ने इंटैक्ट करना है। और जो लोग बेचने वाले होते हैं वो बेचारे वहीं रहते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाते पीते, कई की रोज तक वहीं पड़े रहते हैं। वो जानवरों की हालत की सूरत हाल उनकी बनी होती है। कैसे मुमकिन होगा ये? इसमें मुर्तज़ा साहब, अगर मंडियां हमने खोल दी हैं और हमने कहना है, हम ये चाहते हैं कि मंडी लगे, तो उसके लिए फिर इस तरह से कि मंडी लगाने के लिए आपको बड़ी मंडियों के बजाय मुख्तलिफ छोटी मंडियां लगाने की ज़रूरत है। मतलब आप एक बहुत बड़ी मंडी के बजाय आप मुख्तलिफ जगहों पे, शहर में मुख्तलिफ एरियाज में छोटी मंडियां लगाएं, और उन मंडियों को भी मेरी ओपिनियन के हिसाब से डिवाइड कर देना चाहिए। छोटे जानवरों को अलहदा कर देना चाहिए और बड़े जानवरों के लिए अलहदा डेजिग्नेटेड प्लेसेस होनी चाहिए। इसके अलावा कोई मंडी नहीं होनी चाहिए, ताकि आप अगर SOP बनाते हैं उस मंडी के लिए, तो वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको पता हो कि हम अपनी फोर्स को कहाँ लगाना है। गुड पॉइंट। उसमें से पहली जो चीज़ है वो ये है कि जी आपने जब मंडियां अलहदा कर दी, इसका मतलब है मैंने बड़ा जानवर खरीदना है और मुर्तज़ा साहब ने छोटा जानवर खरीदना है। आपने किसी और जगह जाना है, मैंने किसी और जगह जाना है, रश। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मंडी के गिर्द आपने एक तरह की बाउंड्री वॉल रखनी है, जो कि जिसमें से हवा तो गुजरे लेकिन उसमें से इंसान क्रॉस ना कर सके। मतलब हर कोई हर जगह से एंटर ना हो, उसका एक एंट्री रखें और एक एग्जिट रखें, ताकि लोग एक ही रुख में चलें और दूसरे रुख, मतलब दूसरी साइड से वो मंडी से बाहर निकल जाएं, जानवर देखते हुए जाएं, ताकि आपका आमना सामना ना हो। फर्ज करें एक बंदा जिसको बीमारी है, वो खांसे तो मेरे चेहरे पे ना खांसे, वो जब खांसेगा तो मेरी पीठ की तरफ ही खांसेगा ना, मेरे कपड़ों पे गिरेगा, तो उससे ये है कि लोगों को बचाया जा सकता है। वन एंट्री एंड एग्जिट का रूल होता है और अंदर जिगजैग का पैसेज रखा जाता है, ताकि लोग एक ही डायरेक्शन, एक ही सिम्त में चलते हैं। दरमियान में जानवरों के थ्रू आप वॉल बना देते हैं, और उससे ये है कि अब ये जब चार दीवारी एक तरह से आपने क्रिएट कर ली,
तो फिर उसके अंदर आप लोगों को खड़ा कर सकते हैं कि जी आप हर लेन में एक बंदे को भी खड़ा कर दें सैनिटाइजर दे के कि जी आप जो भी बंदा यहाँ से गुजरे जो जानवर को हाथ लगाता जो चेक करके आए उसका हाथ सैनिटाइज कर दें, स्प्रे उसके हाथ में, उससे आप काफी हद तक इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। सर कैसे, मतलब मैं तो ये परेशान हूँ, मैंने तो सड़कों के ऊपर मास्क बिखरे हुए देखे हैं, मैंने सड़कों के ऊपर गलियों मोहल्लों के अंदर ग्लव्स पड़े हुए देखे हैं, जो सर पे पहनने वाला कैप होता है ये पीपी किट का एक, वो मैंने बिखरा हुआ देखा है। मतलब मेरी अकल इस बात से आ रही है कि वाकई क्या हम ऐसे कर सकेंगे। अच्छा एक और सर क्वेश्चन बताएं मुझे, एक और आंसर दें मुझे। जो जानवर है उसको मैं भी हाथ लगा के चेक करूंगा और हाथ चेक किए बगैर तो गुजारा भी नहीं है, आप भी करेंगे, कोई और भी करेगा, तीसरा भी करेगा, 8-10 बंदे करेंगे। अच्छा इसमें चले ये जिसको वायरस का पॉजिटिव है शायद वो घर से ना बाहर निकले, इतना शऊर तो आ गया है कि वो खुद खरीदने के लिए ना जाए, लेकिन जो एसिम्प्टोमेटिक है जिसके पास वायरस तो है लेकिन उसको कोई सिम्टम नहीं है और वो समझ रहा है मैं हेल्दी वेल्दी हूं, वो जब जाके जाएगा उसको हाथ लगाएगा, उसके बाद मिसाल के तौर पर एक शख्स है उसने हाथ लगाया, वो एसिम्प्टोमेटिक है वायरस, क्या उस जानवर के स्किन के ऊपर ट्रांसफर होगा? नंबर 1। दूसरा, अब मैं लेकर घर आऊंगा उसको, मेरे बच्चे उसको देखेंगे, मेरे बहन भाई उसको देखेंगे, हाथ लगाएंगे, तो क्या इस चेन को तोड़ने के लिए तरीकाकार क्या होगा और क्या ये वाकई ये चेन एग्जिस्ट करती है? देखिए मुल्ला साहब, इसमें जो है ना बड़ा एक ये इस तरह का इशू है कि जिसके ऊपर कोई हमारे पास कोई प्रूफ तो है नहीं, लेकिन ये चीज तो कंफर्म है कि अगर कोई बंदा जिसको है कोरोना है और वो उस मंडी में किसी तरह से एंटर हो जाता है और वो खांसता है और जानवर को चेक करते हुए खांस देता है, उसके ऊपर उसके जो थूक के कतरे हैं वो गिर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उस जानवर के जो स्किन है उसके ऊपर वो जब तक मौजूद रहेगा वो कतरा, और कोई और जब अगर हाथ लगा लेता है उसे तो वो उसमें इन्फेक्ट होने का, चेन चलने का चांस है। बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन वो बचने का तरीका यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा सैनिटाइजर यूज करें, जानवर को हाथ लगाने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करें। अब कचरे का है ना, आपने अगर शुरू में हमने पहले भी बात की थी कि जी जो भी ड्रॉपलेट कहीं गिरता है किसी जगह पे गिर जाए किसी सरफेस पे, तो उसका वहां पे सरवाइव करने का वायरस का कुछ अरसे का टाइम है, जो मैक्सिमम है वो 12 से 14 घंटे का है, जो कि मेटल की सरफेस है। मेटल की सरफेस वो होती है जहाँ पे पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है, सूखने में टाइम लेता है, ज्यादा वो होता है। सही। जो कपड़ा है उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। यानी हम फाइनल कंक्लूजन पर डॉक्टर साहब ये निकले हैं कि दरअसल ना तो किसी और ने करना है, ना बकरे बेचने वाले ने करना है, ना हुकूमत ने करना है, असल में जिम्मेदारी आपकी और मेरी है, हमने उससे बचना है जितना मैक्सिमम बच सकते हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और कोई रास्ता नहीं है जी, जब तक हम खुद से अपने आप को, अपने चाहने वालों को, अपने घर वालों को, अपने वालिदैन को, अपनी औलाद को हम खुद नहीं बचाना चाहते तो कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, पर अगर इस तरह का होता तो ये मंडियां ना खुलती, ईद पे ना खोला जाता। बिल्कुल सही बात है। इस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मैंने अपने घर वालों को कैसे बचाना है और आपने अपने घर वालों को कैसे बचाना है। राइट, हमें सोचना चाहिए कि मैंने आपके घर वालों को कैसे बचाना है और आपने मेरे घर वालों को कैसे। आई गॉट यू सर, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर, थैंक यू बहुत शुक्रिया, बड़ी बेहतरीन आपने पॉइंट्स रेस कर दिए। बहुत कंफ्यूजन है अभी, फिर मैं कोई प्रोग्राम करूंगा इसके ऊपर, कुछ और इसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश करते, प्रेसिडेंट्स देखते हैं क्या है। तो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करते हैं एक बड़े ही अहम मामले की, बड़ा सेंसिटिव सा मामला है, लेकिन मैं आपको जिक्र नहीं करता हूँ, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ब्रेक के बाद इसका मैं जिक्र करता हूँ, और वो टॉपिक बड़ा ही अहम हो चुका हुआ है और उसकी बड़ी डिबेट चलने के लिए। एक ब्रेक के बाद। गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया और मुतबादिल मीडिया के जरिए एक सामने आई खबर इंतहाई तशवीशनाक भी हुई, उसको और खंगाला गया हमने तो और ज़्यादा तशवीशनाक होती गई। प्रोफेसर डॉक्टर परवेज़ हूद भाई मशहूर व मारूफ शख्सियत है, फिजिस्ट है, और इनका बड़ा काम है, अदब के साथ भी बड़ा लगाव रखते हैं, बड़ा बेहतरीन लिखते हैं। उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। ये अमूमी तौर पर हो जाता है नौकरी से बरतरफी हो जाना, लेकिन जब इसको और खंगाला गया तो बातें कुछ और निकली। तकनीकी तौर पर यानी टेक्निकली उन्हें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो 2021 में ख़त्म होगा, लेकिन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में जो रुझान है उसके मुताबिक इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है कि जो मुताल्लिका एकेडमिक को नौकरी से बरतरफ किया जा रहा है। अच्छा, FC कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ प्रोफेसर परवेज़ हूद भाई पढ़ा रहे थे, उन्होंने ओवर स्टाफिंग के नाम पर प्रोफेसर परवेज़ हूद भाई को बरतरफ करने का फैसला किया। नॉर्मल बात थी, हो गया।
इतला ये मिली कि ना सिर्फ ये कि प्रोफेसर परवेज हूद भाई पूरी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के वाहिद प्रोफेसर है, बल्कि उनकी तनख्वाह भी एक फाउंडेशन अदा करती है। ये इंफॉर्मेशन मिली। इन इतलात की रोशनी में उनकी बरतरफी और भी मायने खेज होगी। पिछले कुछ अरसे से मुल्क में एक अलग सा माहौल क्रिएट हुआ है। उसके पेश नज़र प्रोफेसर हूद भाई की बरतरफी ने मुल्क में एकेडमिक आज़ादियों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। पहली बात तो यह है कि प्रोफेसर परवेज हूद भाई जो ना सिर्फ आलमी शोहरत के हामिल मुहक्किक हैं, रिसर्चर हैं, साइंसदान माने जाते हैं, बल्कि वो आलमी अहमियत के हामिल मुफक्किर भी गर्दाने जाते हैं। इससे कबल भी अपने नजरियात की वजह से वो बेरोजगार हो चुके हैं। 2012 में उन्हें लम से लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस उन्होंने भी लगभग इसी अंदाज में बरतरफ कर दिया था। 2013 में उन्होंने एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी बरतरफी कोई मामूल की बात नहीं थी। दूसरा, प्रोफेसर हूद भाई की बरतरफी खास पैटर्न की गम्माजी करती है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। परवेज हूद भाई जैसे मुहक्किक और उस्ताद मोहम्मद हनीफ जैसे, अच्छा इसके बाद फिर मोहम्मद हनीफ का एक जुड़ गया, एंकर भी रह चुके हैं, तज्जिया निगार भी रह चुके हैं, मुसन्निफ है, टीचर हैं। फिर अम्मार अली जान, वो उन जैसे उस्ताद पाकिस्तानी मुआशरे के लिए कैसे खतरा हो सकते हैं। कहा गया कि ये मुआशरे के लिए खतरा है। ये वो सवाल है जो गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान पाकिस्तानी सोशल मीडिया और दीगर हलकों में तवातुर से पूछा जा रहा है। इसकी वजह लाहौर के एफसी कॉलेज के प्रोफेसर हूद भाई अम्मार अली जान और कराची की हबीब यूनिवर्सिटी के मोहम्मद हनीफ की खदमात से मजीद फ़ायदा उठाने से इनकार है। बहुत से हल्के इन इक़दामात को मुल्क के तालीमी निज़ाम को भी रियासत की जानिब से कंट्रोल करने की कोशिश भी करार दे रहे हैं। तम साथ ही साथ में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो इस बात से इख्तलाफ करते हुए ये वजाहत देते हैं कि हमारे तालीमी निज़ाम में कुछ ऐसे अनासर शामिल हो गए हैं जो हमारे मुआशरे, तदरीसी निज़ाम और मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा हो सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी तालीमी इदारों की इंतज़ामिया इस बात का तयन करती कैसे है कि कौन सा मुअल्लिम इदारे, तालिब इल्मों और मुल्क के लिए ख़तरा है और कौन सा नहीं है। ये बड़े सवालात उठ बैठे हैं। तो मैंने आज दावत दी है प्रोफेसर डॉक्टर परवेज हूद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आपने एफसी कॉलिफा क्यों दिया है? गो क्या आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, खत्म हुआ है, मजीद आगे एक्सटेंड नहीं किया गया, आपने इस्तीफा दे दिया है, क्या हुआ क्या है? और इसके अलावा क्या कोई और भी वजह थी? मुझे कॉलेज ने बरतरफ तो नहीं किया। आजकल के ज़माने में बरतरफियाँ नहीं होती हैं, बस कॉन्ट्रैक्ट छोटे कर दिए जाते हैं। तो मेरा जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था उसे 1 साल का कर दिया और ये कहा कि इसमें तोसी नहीं हो सकती। तो जब मैंने पूछा कि आखिर ये क्यों हुआ, तो पहले तो उन्होंने कहा कि हम डाउन साइजिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप डाउन साइजिंग कर रहे हैं तो मुझसे क्यों शुरू किया और मुझ पे क्यों खत्म किया? एक ही प्रोफेसर फिजिक्स के। जवाब ये आया कि आप एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कमेटी के मेयार के ऊपर पूरे नहीं उतर सके। मैंने कहा बहुत खूब। पहले इस कॉलेज ने मुझे एजाजी प्रोफेसर का लक़ब दिया था, डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और ठीक है, आपने मुझे अब लायक नहीं समझा, मगर कम से कम मुझे ये तो बता दीजिए कि मेरी कोताहियाँ क्या हैं, क्या है जो मैंने नहीं किया, या किस लिहाज से मैं आपके मेयार के ऊपर पूरा ना उतर सका। बस मुझे ये मौका दीजिए कि मैं आपकी किसी भी कमेटी के सामने खड़ा होकर अपना दिफा कर सकूं। सही, बहुत अच्छी बात। जिसका जवाब ये आया कि आपकी उम्र 65 साल से तजावुज कर गई है, अब आपको यह मौका नहीं दे। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है सर। लम्स में भी आपके साथ ऐसा हुआ, उधर गवर्नमेंट कॉलेज में भी एक प्रोफेसर साहब के साथ ऐसा हुआ, हनीफ साहब के साथ भी ऐसा हुआ, यहाँ भी ऐसा ही किया गया आपके साथ। क्यों आपको कौमिक सलामती के नाम पर बरतरफ करने की हर बार कोशिश की गई है? ये क्या फैक्टर है सर? कुछ लोगों ने मुझे यह बावर जरूर कराने की कोशिश की है कि मेरी बरतरफी के पीछे खलाई मखलूक थी। अब अगरचे मैं दावे से तो नहीं कह सकता, मगर मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है। और जो बात मुझे बताई गई है, यानी कि मेरा मेयार, तालीमी मेयार इतना अच्छा नहीं है, तो चलिए मैं वो कबूल कर लेता हूँ। असल बात तो ये है कि हर इदारे के अंदर, खा वो कॉलेज हो या PIA हो या स्टील मिल्स हो या जो भी इदारा हो पाकिस्तान में, उधर टांग खींचने वाले बैठे हैं, खड़े हैं, और वो काबिलियत को आगे बढ़ने नहीं देते क्योंकि उन्हें फिर एक खौफ महसूस होता है। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। और मैं समझता हूँ, चलिए एक बहुत छोटी बात है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में
मेरिटोक्रेसी, यानी कि एक ऐसा निज़ाम जो काबिलियत की बिना पर खड़ा हो, वो हनूज कायम नहीं हो सका है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये वही वजह है कि आज हम खलाई दौर में बहुत पीछे रह गए हैं। यही वजह है कि आज कोरोना का इलाज भी अगर हम ढूंढते हैं तो बाहर के मुल्कों से करते हैं, इसलिए कि हमारे मुल्क के अंदर जो यूनिवर्सिटियां हैं, जो दूसरे अहम इदारे हैं, उनमें काबिलियत को पनपना ठहरना नहीं दिया जाता। लेकिन सर, मेरे ज़ाती नॉलेज में है कि आप हायर एजुकेशन जो सिस्टम है पाकिस्तान का, उस पर भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या है आपके ख्याल में, क्या तहफ़्फ़ुज़ात क्या है और ख़राबियाँ कहाँ हैं और उन्हें हल कैसे किया जाए डॉक्टर साहब? आला तालीम में बुनियादी ख़राबी ये है कि जो पढ़ाने वाले हैं वो दिलचस्पी से पढ़ाते नहीं हैं, अपने मजमून से अक्सर व बेशतर नाबलद हैं। और ये बात ख़ास तौर पर फिज़िक्स और मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस और जो जिसे कहते हैं जो सख्त किस्म की साइंसेस हैं, उनके ऊपर ये बात सादिक आती है। तो मैं समझता हूँ कि इसका एक ही हल है, और वो ये कि अब जबकि डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग शुरू हुआ है, तो आप देखें कि हर टीचर क्या पढ़ा रहा है। अब ये टेक्नोलॉजी ने हमें मौका दिया है कि हर टीचर जो कुछ पढ़ाता है उसे एक मरकज़ी ज़ख़ीरे के अंदर जमा कराया जाए और फिर उस पर निगरानी हो। निगरानी इस तरह से कि उसको आप खुला छोड़ दें ताकि स्टूडेंट्स, दूसरे टीचर्स और पूरी दुनिया देख सके कि वो क्लासरूम जो बंद था, जिसके अंदर आपको पता ही नहीं था कि क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है, आज वो सबके लिए खुला हो। तो इससे हर मसले का हल नहीं निकल सकता, मगर ये एक बहुत बड़ी पेशकदमी हो सकती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया आपके वक्त का। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान में एक टॉप ट्रेंड चला। आज के दिन में टॉप ट्रेंड ये चला कार माफिया के नाम से। हमने कुछ और खंगाला तो मालूम हुआ कि ये पाकिस्तान का वाकई एक बहुत बड़ा इशू है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान में बनने वाली गाड़ियां हैं। एक ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं, मेरे साथ जुड़े रहिए, आपके साथ ये जुड़ा हुआ टॉपिक। ब्रेक। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम अब तक कुछ 70,000 जानें गंवा चुके हैं। मगर क्या किसी को मालूम है कि गुज़श्ता 2 सालों में, 10 सालों में, 5 सालों में जो ट्रैफिक हादसात हैं उसमें लाखों से ज़्यादा लोग जानों से हाथ धो बैठे हैं, लाखों ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो चुके हैं। गो कि इसमें ट्रैफिक वायलेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है। मुआवजा किया जाए तो ट्रैफिक हादसात में जानी और माली नुकसान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से ज़्यादा हुआ है। इन हादसात के बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उसमें एक और वजह जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो गाड़ियां खुद भी हैं। पाकिस्तान में मिलने वाली जो गाड़ियां हैं उसके बारे में एक डिबेट चल रही है कि कोई सेफ्टी फीचर नहीं होता है जो पाकिस्तान में गाड़ियां होती हैं। इसलिए हादसे के बाद जानी और माली नुकसान का खदशा 100% बढ़ जाता है। अलमिया यह है कि सबसे पहले तो हम इस खित्ते क्या तमाम दुनिया के मुकाबले में सबसे ज्यादा किसी भी गाड़ी की कीमत कैश की सूरत में अदा करते हैं। फिर इस गाड़ी में ना कोई सेफ्टी फीचर होता है, ना फ्यूल की माइलेज बेहतर होती है, और ना ही ये गाड़ी माहौल दोस्त होती है। सीट बेल्ट तो लगी होती है, लेकिन वो किसी हादसे से बचाने के लिए बहुत ज्यादा सलाहियत नहीं रखती है। हेड इंजरी से बच जाते हैं, लेकिन इस तरह की कोई खासियत नहीं होती। पाकिस्तान की गिनती की गाड़ियों में अब आ रहे हैं एयरबैग्स। सिर्फ गिनती की गाड़ियों में एक ही एयरबैग होता है, वो भी शायद कभी खुलता नहीं है, बड़ी शिकायत रहती है। लेकिन दुनिया में 8 एयरबैग्स लाजमी, और अब तो जो ब्लैंकेट एयरबैग है उसको भी लाजमी कर रहे हैं, जिसमें जब गाड़ी कोलाइड करती है तो हर जगह से एयरबैग्स खुलता है। पाकिस्तान में एबीएस ब्रेक भी किसी गाड़ी को नसीब होती है, और ये भी नहीं है बल्कि ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। इस मामले पर आज पाकिस्तान में एक टॉप ट्रेंड चला कार माफिया के नाम से। हम उसको खंगालने की कोशिश की तो उसमें इसी तरह के कुछ व्यूज आए, तो जो राय वही वैसे लग रहा था कि न जाने जो राय देने वाले लोग हैं वो कब से भरे बैठे हैं। ये फर्क क्यों है गाड़ियों की कीमतों का? चले एक कीमत का मामला, इसको जरा साइड पर रखते हैं। तो गाड़ियों की खरीदारी, कई लाखों में गाड़ी खरीदी जाती है, सेफ्टी नहीं होती है उसमें। अच्छा, क्वालिटी भी इंतहाई लो है, इसके बारे में भी लोग राय दे रहे हैं कि बहुत बारीक उसके ऊपर
पेपर की तरह का वो लगा होता है, जो उसकी बॉडी होती है कमज़ोर बॉडी है। क्या ये दुरुस्त है? लोगों का ट्रेंड अब पाकिस्तानी गाड़ियों की खरीदारी पर कम हो गया है और इंपोर्ट गाड़ी जो है उसकी तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया है। आइए इसके लिए बात करते हैं मारूफ एप्लीकेशन के मालिक चेयरमैन पास सुनील मंच साहब हमारे साथ मौजूद है। सुनील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मैंने आपको बतौर एक्सपर्ट लिया है बिकॉज आप इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं और आप बहुत करीब से जानते हो। सबसे ज़्यादा आपकी जो ये वेबसाइट है और जो ऐप है बहुत ज़्यादा मारूफ भी है और इसको बहुत इस्तेमाल भी किया जाता है। क्या ये सर दुरुस्त है कि पाकिस्तान में कोई अच्छी क्वालिटी की गाड़ी या जो उसके अंदर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो पूरे नहीं किए जाते हैं? सर उस पे दो चीजें हैं। मैं बात को इस तरह शुरू करूंगा कि जिस तरह आपने ट्रेंड की बात की, हमारे यहाँ पे जनरली एक कॉन्सेप्ट है, कोई भी चीज हो उसके बारे में लोगों का अपना व्यू होता है, बट जरूरी नहीं है कि वो ग्राउंड रियलिटी भी वैसी हो। सही है। तो जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान की गाड़ियों में सेफ्टी स्टैंडर्ड का, तो अब तो काफी आने वाली गाड़ियों के अंदर डुअल एयर बैग्स भी आ रहे हैं, बल्कि एंट्री लेवल की कई गाड़ियां भी जिनमें आ रही हैं, एबीएस भी आ रही है। बट उसमें मैं मेरे से जब भी पूछा जाता है मैं ये बात करता हूँ कि देखें, कोई भी कारोबार होता है ना, दे आर लाइक, उनका जो मकसद है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, दे आर नॉट एन एनजीओ। ये रोल गवर्नमेंट का होता है कि वो अपने सिटीजन्स की जो लाइफ है उसको कितना एट रिस्क लाती है, क्या पॉलिसी बनाती है। तो आपको ये जान के मेरा ख्याल है हैरानी होगी और बहुत से लोगों को भी कि पिछले साल भी मैं एक प्रोग्राम पे गया था, उन पे भी मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान में ऐसी कोई सेफ्टी पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती। आप और मैं अगर आज एक कार साज़ बनाते हैं, हमसे रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम गाड़ी में एयर बैग डालें, हमसे रिक्वायरमेंट नहीं है हम गाड़ी में एबीएस ब्रेक डालें। ये हमारी अपनी स्वीट गुडविल है। हम अपने कंपटीशन को देखते हुए, अपनी प्राइसिंग को देखते हुए डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो इस मुल्क में अभी भी ऐसी गाड़ियां हैं जो 29-30 लाख रुपए की हैं मगर उसमें एक भी एयर बैग नहीं। एंड अगेन द मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस। जब उन्होंने कारोबार करना है, उन्होंने तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, बट देयर हैज टू बी सम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि डिसाइड करे कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप यूरोप में चले जाएं, अभी आप बात करते कर्टन एयर बैग का, वहां पे गाड़ी की जो आपकी स्टील गेज है उससे लेके मिनिमम एयर बैग से लेके आपके फ्यूल रिक्वायरमेंट से लेके एमिशन से लेके हर चीज का एक स्टैंडर्ड है। हमारे यहाँ किसी चीज का कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है, जिसका जो दिल करे वो प्रोड्यूस कर सकता है। अभी भी वो जो दे रहे हैं उनकी मेहरबानी, अगर वो नहीं भी देंगे तो आप बाय लॉ, मैं और आप एज अ सिटीजन उनको ड्रैग नहीं कर सकते। सही। तो आपके ख्याल में क्या ये लॉ बनना चाहिए? इसके ऊपर करारदाद भी दी थी मुस्लिम लीग नून ने, एक दफा कौमी असेंबली में दी थी। क्या होना क्या चाहिए इसके लिए? मुझे खुशाइन बात यह है कि हमने भी पास ब्लॉग भी लिखा है इसके ऊपर कि अभी पार्लियामेंट के अंदर दोबारा बहस हो रही है, स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिसी लेके आई जा रही है, पार्लियामेंट की कमेटी भी बना दी गई है जिसमें ये गौर किया जा रहा है कि कौन से स्टैंडर्ड होंगे। उसमें 3-4 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व की गई हैं। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप कह रहे हैं टेस्टिंग फैसिलिटी, ये भी आपको बात बता दूं कि पाकिस्तान में कोई क्रैश टेस्टिंग फैसिलिटी भी मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ पे जितनी गाड़ियां चल रही हैं वो इक्विवेलेंसी के ऊपर चलती हैं। वो बताते हैं कि दुनिया में जो एनकैप सिस्टम है या फलाना सिस्टम है, हमारी गाड़ी उसके इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड पे आती है। बट ये तमाम वो कागजी बातें हैं जिनको प्रूव करने के लिए ना तो यहाँ पे कोई लैब मौजूद है और ना ही गवर्नमेंट की सर्टिफिकेशन या ऐसा कोई इदारा है जो कि ये बात उसके ऊपर जमानत देता है कि हाँ जी ये इस इदारे से निकलने वाली ये गाड़ी जो है ये स्टैंडर्ड को पूरा करती है। तो आप मेरे ख्याल से जी प्लीज बात पूरी कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट जो वेकअप कॉल है इस ट्रेंड के साथ #वेकअप गवर्नमेंट होना चाहिए एंड #रोड सेफ्टी होनी चाहिए। हमारे यहाँ होता ही है कि अगर कभी किसी खुदा ना खास्ता मशहूर शख्सियत या अमीर आदमी के बच्चे के साथ कोई हादसा पेश आता है तो एक ट्रेंड बनता रहता है। पहले भी माजी में कई दफा हुआ, जनाब कायरा साहब के बेटे की डेथ हुई, बड़ी अफसोसनाक वाकया था। उसके बाद ये ट्रेंड काफी अरसे चला, फिर बात बैठ गई। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें लॉन्ग टर्म चीजों को सोचना चाहिए, एक आधे वाकये के साथ ये चीज डाई डाउन नहीं करनी चाहिए, इस पॉलिसी के ऊपर जोर देना चाहिए। तो क्या लोग मजबूर है पाकिस्तान की गाड़ियां खरीदने के लिए, और वो मजबूरी क्या है? जब हम थोड़ा सा कंपैरिजन हमें बता दें, क्योंकि जो इंपोर्ट गाड़ियां आती हैं, छोटी गाड़ियां जो आजकल उबर करीम में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उसकी डिमांड भी बढ़ गई हुई है। तो क्या लोगों की डिमांड कम हुई है और लोग क्यों मजबूर है पाकिस्तान की गाड़ी खरीदने के लिए? प्राइस का फर्क है कोई? सर देखिए, जहां तक ताल्लुक है, मैं फिर आपसे बात करूंगा कि आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग लोकल इंडस्ट्री। मैं जो हूं, मेरा जो प्लेटफॉर्म है पाक व्हील्स, वो रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर की वॉइस को। जो कंज्यूमर के 3-4 इश्यूज हैं। कंज्यूमर हमेशा किसी भी चीज की प्राइस कम डिमांड करता है कि जो कोई भी वैल्यू टू मनी उसको मिल जाए। दूसरी, उसको ऑप्शन ज्यादा चाहिए होती है। लोकल इंडस्ट्री में लास्ट गवर्नमेंट के अंदर जब ऑटो पॉलिसी आई थी, पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी आई थी, उसके तहत मुल्क में 13 के करीब जो है आपको ग्रीन फील्ड लाइसेंसेस दिए गए थे, 4 जो है ब्राउन फील्ड दिए गए थे। उनका ऑटो मैन्युफैक्चरर का कहना ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी लाए। उनको लाइसेंस दिए गए, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। नई गवर्नमेंट आ गई, नई गवर्नमेंट जो है वो ईवी पॉलिसी के पीछे पड़ गई है। उन्होंने उनसे किए हुए वादे या उनसे की हुई जो कमिटमेंट थी उनका कहना ये कि वो पूरी नहीं करते। एट द सेम टाइम इंपोर्ट जो है वो अब बहुत कम रह गई। अगर आप पिछले साल के फिगर देख लें, आज से 2-3 साल पहले पाकिस्तान में 2.5 लाख के करीब लोकल प्रोडक्शन थी और 50 से 80 हज़ार गाड़ियां इंपोर्ट होती थी।
इस साल बैनुल अक़वामी के साथ बाजारी है, कोरोना है, कोविड-19 की वजह से भी इकोनॉमी स्लो है, सो आपकी जो लोकल प्रोडक्शन है वो तकरीबन 2 लाख के करीब होगी और इंपोर्टेड गाड़ी जो मैक्सिमम भी अगर हुई तो 7 से 8 हज़ार गाड़ी इंपोर्ट हुई होगी, बिकॉज इंपोर्ट जो पॉलिसी थी उसके अंदर उन्होंने जो एक लूप होल था जिसके तहत लोग गाड़ी इंपोर्ट करते थे और ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस और टीआर और गिफ्ट स्कीम को यूज किया जाता था, उसके जो रूल्स हैं उन्होंने उसको स्ट्रिंजेंट कर दिया है, जिसकी वजह से गाड़ी इंपोर्ट करना जो है मुश्किल हो। यानी खतरा ये है कि अगर हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो जो पाकिस्तान में इंडस्ट्री है वो बैठती है, और अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री को ग्रोथ करते हैं तो वहां पर क्वालिटी की गाड़ियां मौजूद नहीं है या क्वालिटी की गाड़ियां नहीं आती। तो क्या ये खतरा नहीं है कि अगर पॉलिसी बन जाती है या कोई कानून बन जाता है तो उसके बाद प्राइसेस मजीद बढ़ जाए पाकिस्तान मैन्युफैक्चर गाड़ी कार्स की? नहीं, बढ़नी नहीं चाहिए। देखिए, ये तो गवर्नमेंट का इंसेंटिव है ना, जो गाड़ियां इंपोर्ट हो रही हैं इनमें अभी भी काफी ऐसे कंपोनेंट हैं जिस तरह एयर बैग, एबीएस, इंजन गियर, ये पाकिस्तान में नहीं बनता, ये तमाम पार्ट इंपोर्ट होते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स भी लेती है। सो अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसी बना ले और गवर्नमेंट का अगर प्रोग्रेटिव हो कि वो लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखना चाहते हैं, तो तमाम ऐसी प्रोडक्ट जिनका सेफ्टी से ताल्लुक है, लेट्स से वो एबीएस ब्रेक का कंपोनेंट है या उसके आपके स्टीयरिंग का है या आपके एयर बैग का है, तो आप उसके इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री कर सकते हैं ऑटो मैन्युफैक्चरर के लिए। बात है प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी ये है कि आप जो है गाड़ियों से टैक्स लें, जब गाड़ी बिकती है उसके ऊपर आप जीएसटी लें, उसके ऊपर आप एफईडी लें, फिर वो सड़क पे आए तो दोबारा आप उस पर टोकन टैक्स लें, फिर जब वो गाड़ी पेट्रोल डलवाए उसमें पेट्रोल की अमाउंट से ज्यादा आपका पेट्रोलियम लेवी हो। सो गाड़ी एक ऐसी इजी कैच है गवर्नमेंट के लिए जो कि उनको हमेशा रेवेन्यू देता है, ठीक है, वो ऐसा बच्चा है जो पैसे कमा के दे रहा है, उनका ताल्लुक उसकी सेफ्टी से नहीं जबकि होना चाहिए। सो यही इदारे जो पूरी दुनिया में, अगर आप देखें पाकिस्तान में जितने कारसाज इदारे हैं पूरी दुनिया में यही गाड़ियां बनाते हैं, इनकी गाड़ियां सेफ्टी स्टैंडर्ड पे भी पूरी आती हैं, इनके एयरबैग भी खुलते हैं, इनकी ब्रेक्स भी काम करती हैं। ये सिंपल सी बात है कि जब उनके आगे पॉलिसी रिक्वायरमेंट होगी वो उसको पूरा करेंगे, नहीं होगी, अगेन आई वुड रिपीट, दे आर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज, दे आर नॉट एन एनजीओ, तो वो अपनी कॉस्ट मिनिमाइज करेंगे। ये गवर्नमेंट का रेगुलेटर का रोल है कि वो आपके अपना फुट डाउन पुट करे उस पर और पॉलिसी लेके आए कि ये मिनिमम क्वालिटी है, जो इस क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करेगा, बेशक उसका ओरिजिन जापानीज हो, ब्रिटिश हो, चाइनीज हो, रिगार्डलेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कंपनी, वी वोंट अलाउ द कार। लेकिन इसमें सुनील भाई ये भी तो हो सकता है कि जब गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा गैजेट्स लगेंगे उस स्टैंडर्ड को मैच करेंगे। अभी तो विदाउट गैजेट्स या विदाउट दीज थिंग्स लाइक एयर बैग्स या ब्लैंकेट बैग्स या एबीएस, इसके बगैर, तो जब वो पूरा करेंगे तो डेफिनेटली उसकी प्राइस तो बढ़ाई जाएगी मार्केट के अंदर। सर उसी के लिए मैंने अर्ज किया कि देखें अभी भी अगर आप लोकल मार्केट में देखें तो 660 सीसी जो आने वाली गाड़ी है वो 0 मीटर गाड़ी, उसके अंदर डुअल एयर बैग, एबीएस, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, सब कुछ है, और वो 5 साल पुरानी 660 इंपोर्टेड गाड़ी से सस्ती है। जब 5 साल पुरानी आप इंपोर्ट करेंगे वो महंगी पड़ती है, लोकल सस्ती मिलती है। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट इस प्राइस को और नीचे लेना चाहती है तो गवर्नमेंट को चाहिए जो सेफ्टी कंपोनेंट्स हैं उनकी ड्यूटी फ्री कर दे मैन्युफैक्चरर के लिए। तो सिमिलरली बजट के अंदर अगर हम देखें तो इस बजट में गवर्नमेंट ने काफी इंडस्ट्रीज को रिलीफ दिया है, जिस तरह के सीमेंट इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, तो ऑटो इंडस्ट्री भी जो है उनकी आंखें गवर्नमेंट की तरफ थी कि शायद कुछ रिलीफ मिले, रिलीफ नहीं मिला, एक आधी आइटम के ऊपर एफईडी एक्स्ट्रा लगी। लोगों का ट्रेंड क्या है सुनील भाई, लोगों का ट्रेंड क्या है? वो सेफ्टी जो मैयर जिसके अंदर ज्यादा है या गैजेट ज्यादा है वो गाड़ी प्रेफर करते हैं या पाकिस्तान मैन्युफैक्चर गाड़ी ज्यादा प्रेफर की जाती है? देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर गाड़ी के अंदर भी ये सेफ्टी स्टैंडर्ड मौजूद है। डिपेंड करता है आप क्या ब्रांड लेते हैं, कौन सी गाड़ी लेते हैं। पहले एक जमाना था कि हमारे यहाँ पे लोग जो है वो इतना क्वालिटी कॉन्शियस नहीं थे, 2-3 इदारे थे और उनकी आप समझ सकते हैं इजारादारी थी, तो लोग जो अवेलेबल था वो लेते थे, और उस जमाने में इंपोर्ट ज्यादा होती थी, लोकल गाड़ी कम थी। जैसे ही ये शिफ्ट हुआ है, कंपटीशन देखें, कंपटीशन जो है वो मार्केट को अपनी बेस्ट आउटकम के ऊपर ड्राइव करता है, ये एक मार्केट का रूल है। अब 13 से 14 कंपनियां मौजूद हैं मुल्क में जो गाड़ियां प्रोड्यूस कर रही हैं, एक का मुकाबला दूसरे से, दूसरी का तीसरे से है, तो वो ऑप्शन ऐड करी जा रहे हैं, फैसिलिटीज ऐड करी जा रहे हैं, और कंज्यूमर जो है थैंक्स टू फोरम्स लाइक पार्कवीज एंड अदर सोशल मीडिया फोरम जहाँ पे लोगों को एजुकेशन मिलती है प्रोडक्ट्स के बारे में, सो कंज्यूमर जो है वो अब सेवी हो गया है, उसको पता है कि उसको एबीएस ब्रेक वाली गाड़ी चाहिए, उसको डुअल एयर बैग वाली गाड़ी चाहिए, उसको सेफ्टी अपने बच्चों की अपनी इंपॉर्टेंस वो देता है। पहले नहीं देता था, बट अब पीपल आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन सर दुनिया तो अब इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रही है। मैं फ्रांस में देख रहा था, बर्तानिया में देख रहा था, टेस्ला के नाम से जो गाड़ियां आई हैं, बड़ी ज़बरदस्त गाड़ियां हैं, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज करने के लिए जगह जगह पोल्स भी बन चुके हैं, और अभी हम स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही बैठे हुए हैं कि यार इसका स्टैंडर्ड ही ठीक नहीं कर पा रहे। इट मीन्स कि वी आर फार अवे इन दीज गैजेट्स सॉर्ट ऑफ।
सर उसमें यही है, मैं बता रहा हूँ ना, हर गवर्नमेंट का एक अपना प्रोडक्ट वो होता है कि जी वो किस चीज के ऊपर जोर दे रहे हैं। हम नई गवर्नमेंट जब से आई है हम सुन रहे हैं ईवी वाली बात, और आपकी वाली बात है कि एक तरफ हमारे मुल्क में ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आप गाड़ी बगैर, देखें आप वेस्ट में ऐसा ही है कहना कि गाड़ी एयरबैग के बगैर आगे जैसे गाड़ी स्टीयरिंग के बगैर। बिल्कुल सही। Nobody can even consider a car without an airbag. Nobody can even think in their wildest dream. पाकिस्तान में गाड़ियां चल रही हैं और 30-30 लाख रुपए की। तो ऐसे मुल्क में हम ईवी पॉलिसी की बातें करें, प्लस ऐसा मुल्क जिसकी 70% पॉपुलेशन देहातों में रहती है, वहां पे आपने ईवी वाली गाड़ी। ये बड़ी हैरानकुन बात है सुनील भाई कि हमारे पास लॉ ही कोई नहीं है। एनी सुनील भाई, बड़ी जबरदस्त पॉइंट्स आपने रेज किए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना गिरदो नवा का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।